कोरोना, चक्रवात, भूकंप, इन दिनों ये शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं और हम बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सितारों का हमारी जिंदगी में काफी दखल होता है। सितारे जब अच्छे होते हैं तो सब मंगलमय होता है, अगर सितारे कमजोर हुए तो मुश्किलें बढ़ती हैं। अब सवाल यह है कि संकट का यह दौर कब खत्म होगा, ग्रहों की दिशा और दिशा कब बदलेगी, क्योंकि जिंदगी हो या शेयर मार्केट, हर जगह सफलता के लिए शुभ संयोग की जरूरत होती है। तो चलिए समझते हैं आगे का संयोग आपकी जिंदगी और पोर्टफोलियो के लिए कैसा रहने वाला है। दरअसल ये जो साल है, साल 2020, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से भरा हुआ है। और इस समय ये जो जून और जुलाई का पीरियड है, ये जो महीने हैं सबसे खास हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन जून के महीने में ही हम देखेंगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों आते हुए नजर आएंगे। हम आसमान में दोनों एक महीने में विटनेस करेंगे। इनफैक्ट 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और उसके बाद फिर 5 जून को आप जुलाई को देखेंगे चंद्र ग्रहण आता हुआ। यानी कि एक लूनर मंथ में 3 ग्रहणों का संयोग देखने को मिल रहा है, जो सालों में कभी कभी आता है। और जब ऐसे 3 इक्लिप्स, 3 ग्रहण एक महीने के अंदर आते हैं तो कहा जाता है कि उससे पहले का और उससे बाद का समय पीरियड ऑफ पेन एंड सफरिंग होता है दुनिया भर के लोगों के लिए। ऐसा कहा जाता है। तो वाकई क्या इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आने वाली हैं? क्या वाकई संभल के रहने का समय आ चुका है? और इसके साथ साथ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट कि शेयर बाजार पर भी क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी पर मैं आज फोकस करना चाहता हूं, इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा सुना भी होगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ ज्योतिष धाम के एस्ट्रोलॉजर ऋचा पाठक और साथ साथ एस्ट्रो एनालिस्ट देवेंद्र चतुर्वेदी साहब आज जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और देवेंद्र सर, शुरुआत में इस कार्यक्रम की आपके साथ करना चाहूंगा। एक लूनर मंथ में 3 ग्रहण, 5 जून से 5 जुलाई के बीच में हम 3 ग्रहण विटनेस करने जा रहे हैं। क्या मतलब है सर इसका? चिंता की कई लोग कहते हैं बात हो सकती है ये जान माल के लिहाज से, शेयर बाजार के लिहाज से, शेयर बाजार का पर्सपेक्टिव बाद में, लेकिन आप क्या मानते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? 3 ग्रहण एक महीने के अंदर आना कोई वाकई बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है क्या? सबसे पहली बात यह है कि ये जो 3 ग्रहण है, इसमें जो पहला जो 5-6 जून का जो ग्रहण है वो उपग्रहण है। उसमें चंद्रमा जैसा है वैसा ही दिखेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है वो 21 जून का है, सूर्य ग्रहण। और ग्रहण का जो असर है हम 4 प्रकार से देखते हैं। राशि के हिसाब से कि किस राशि में हो रहा है, उसके बाद में नक्षत्र के हिसाब से किस नक्षत्र में हो रहा है, वार के हिसाब से किस वार को पड़ रहा है, और जो चौथा है तो बेसिकली ग्रहण जो है, पहली चीज तो रविवार को पड़ता है। तो रविवार का जो ग्रहण है ये व्यापारिक वस्तुओं में तेजी लाता है। अब दूसरा है, ये मिथुन राशि में पड़ रहा है। तो मिथुन राशि दुष्भाव की राशि है, और दुष्भाव की राशि होने से हम ग्रहण के 2.5 से 3 महीने के अंदर कुछ प्राकृतिक आपदाएं देख सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रहण जो है, जो स्वतंत्र भारत की जो लग्न कुंडली है उससे दूसरे स्थान में हो रहा है, तो जो कंट्री के फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर इसका असर देखने को अंडर प्रेशर रहेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में, और इस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और मृगशिरा का जो ग्रहण है वो व्यापारिक वस्तुओं में भारी तेजी लाता है, और इसका जो कार्यकाल है वो करीबन 2.5 महीने का रहता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं के ऊपर रहेगा। तो आप कह रहे हैं
दिक्कत भरा हो सकता है ये सूर्य ग्रहण, और 2.5 से 3 महीने के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और कंट्री के फाइनेंसेस खास तौर पे अंडर प्रेशर देखने को मिलेंगे, और वो हम देख भी रहे हैं ऐसा होता हुआ। तो ऐसे में ऋचा जी, जब ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर 3 एक्लिप्स अगर आते हैं तो उससे 6 महीने पहले का पीरियड और 6 महीने बाद का पीरियड काफी दिक्कत भरा हो सकता है। और हमने ये देखा भी, विटनेस होता हुआ 6 महीने का प्रायर पीरियड जो है अनप्रेसिडेंटेड रहा है मैम हम सबकी जिंदगी में। शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स से लेकर, उसके बाद कम्युनल राइट्स, अर्थक्वेक, हमने साइक्लोन्स आते हुए देखे, कुछ नहीं तो टिड्डी अटैक, और उसमें सबसे ऊपर वो पैंडेमिक कोविड 2019। ये सब हम झेल रहे हैं इस समय, इस तरह की दिक्कतें हैं। अब क्या आने वाला समय भी इतना ही चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, अभी जो 3 ग्रहण है उसमें से 2 चंद्र ग्रहण है और 1 सूर्य ग्रहण हाँ। है। 2 चंद्र ग्रहण जो है उन्हें हम छाया ग्रहण बोलते हैं। उसका असर भारत में नहीं होगा, बट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, कहीं और असर होगा तो हम पे छींटे तो पड़ेंगे ही। जो 21 जून वाला है वो सूर्य ग्रहण है, वो भारत के उत्तरी भाग में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का भारत में प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण, किसी भी ग्रहण का असर अगले ग्रहण तक होता है, मतलब अगला ग्रहण दिसंबर में होगा। तो पहले 3 महीने कष्टकारी होते हैं, उसके बाद हमें राहत मिलने लग जाती है। तो हाँ, सितंबर तक तो मैं बोलूंगी हमारे वेदर पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। बट उसके बाद सितंबर से हमारी मतलब थोड़ा सा सुधार होने लग जाएगा स्थितियों में, और इकोनॉमी भी दिसंबर के बाद रिवाइवल मोड पे जाएगी। पर अभी तो ये दिक्कत भरा फेज हम झेल रहे हैं। इकोनॉमी की रिवाइवल पे मैं आगे आऊंगा, आप लोगों से डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि हम सब वही सुनना चाहते हैं, दैट इज म्यूजिक टू ईयर्स। लेकिन इस समय जो दिक्कतें हैं, आप भी कह रही हैं पहले 3 महीने कष्टदायी हो सकते हैं, कष्टकारी हो सकते हैं, और साथ साथ देवेंद्र जी भी यही मेंशन कर रहे थे कि 2.5 से 3 महीने के अंदर एक प्राकृतिक आपदा आती हुई नजर आएगी। पर देवेंद्र सर, कुछ और लाइट शेड करें फिर इस स्टेटमेंट पे। प्राकृतिक आपदा, हमने तो तमाम दिक्कतें देख ली हैं, 2.5 से 3 महीने में किस मैग्नीट्यूड की क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? कितनी बड़ी दिक्कतें हैं? किस तरह का चैलेंज के लिए हमें ब्रेस अप करना है? क्या मतलब इस प्राकृतिक आपदा का और बड़ी प्राकृतिक आपदा का? बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है हम उसको एक ग्रहण से खाली जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे इवेंट हैं हाँ। जो कि 2019 में स्टार्ट हुए हैं और आने वाले अप्रैल 2021 तक शुरू रहेंगे। तो इनका बहुत लंबे समय तक असर होगा, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरा, इट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक परिवर्तन है वो मैं आपको बताता हूं कि हर्षल, जिसको हम प्रजापति बोलते हैं, उसको यूरेनस भी कहा जाता है, वो 10 मई को भरणी नक्षत्र में आता है। और ज्योतिष का एक नियम है, कोई भी ग्रह जब शुक्र के नक्षत्र में आता है तो वो बहुत हाई इफेक्टिव होता है। भरणी का जो लॉर्ड है वो यम है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं को, जनहानि को इंडिकेट करता है, और ये करीबन 3 साल तक चलेगा। और जो भरणी की गॉडेस है वो काली है। So world order is going to change in multiple respects. It is not just related to market or politics or something. You are going to see lot of changes in the next few years to come. जहां तक ग्रहण का सवाल है, उसका असर 2.5 से 3 महीने तक ही रहेगा। ग्रहण का असर 2.5-3 महीने तक होगा, लेकिन जो इवेंचुअल इंपैक्ट आना है, आगे की जो दिक्कतें हैं, उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना मतलब, देवेंद्र सर, आप किस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज मतलब क्या? जो पहले सुपर पावर थी वो नहीं रहेंगी, कोई नई सुपर पावर्स इमर्ज होंगी? मैं तो ये समझता हूं वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने का मतलब। आप इसे क्या कहना चाहते हैं सर? थोड़ा सा खुलासा करिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले के 5-6 साल, हाँ। तो दुनिया में सारे देशों के बीच में बहुत सारी वार्ताएं चली थी। उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और ये मैं 84 ईयर की साइकिल है हर्शल की, उसको मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है 84 ईयर की साइकिल में ही आते हैं। उसी साइकिल के बाद में अमेरिका सुपर पावर बना, उसी साइकिल के बाद में बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली,
तो ये 84 ईयर्स की साइकिल है टोटल, और इसका बहुत बड़ा असर होगा आने वाले वर्षों में। और डेफिनेटली जो 84 साल के अंदर हुआ है उससे बहुत कुछ उल्टा होगा। जो अर्थशास्त्र का मॉडल है दैट इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू कम। तो फिर आखिर दुनिया कितनी देर झेल सकती है? नहीं, आप बोलें सर, देवेंद्र सर आप बोलें। अब इसको मैं अगर छोटे पीरियड में लेके आ जाऊं जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इसकी कहानी तो बहुत टफ कहानी है और आने वाले 6-7 साल 8 साल मतलब अच्छे नहीं जाएंगे इस दुनिया में, ये 100% है ये बात। और इसकी शुरुआत 2019 से हो चुकी है। अब इसमें अगर मैं खराब चीजों को देखूं एक साल के अंदर, तो अक्टूबर से लेकर के और फरवरी का महीना जो है वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि उस पीरियड के अंदर प्लूटो, शनि और गुरु 3 ग्रह मिलकर हर्षल के साथ में स्क्वायर बनाएंगे। और स्क्वायर को एस्ट्रोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अलावा जो बड़ा इवेंट है वो जो है कि बहुत शतकों के बाद, सेंचुरीज के बाद, जनवरी के बाद राहु और शनि वो दोनों जो है चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में आएगा और राहु अभी 8 महीने बाद जो है जनवरी के लास्ट में मृगशिरा को छोड़ के रोहिणी में चला जाएगा। तो 2 बड़े ग्रहों का चंद्रमा के नक्षत्र में होने का मतलब है कि जो इकोनॉमी का बेस है वो है ऑयल। और ऑयल मार्केट को हम उस हालत में बिल्कुल नहीं देखेंगे जो हमने पिछले 84 साल में देखी, यह निश्चित है। तो आप ऑयल मार्केट्स के हालात बहुत बिगड़ेंगे ऐसा आप कह रहे हो? जी, हमने देखा भी था बीच में ऑयल रिकॉर्ड लोस पे जाता हुआ नजर आया था। आने वाला समय भी आप कह रहे हो बेहद चैलेंजिंग होगा। पर पंडित जी मैं कंफ्यूज हो गया। पंडित जी आपने कहा था कि ये सूर्य ग्रहण बहुत दिक्कत वाली बात है, 2.5 से 3 महीने के अंदर हम एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आते हुए देखेंगे। तो 3 महीने का टाइम तो वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग हो गया। जून में हम बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर चैलेंजिंग हो गया। उसके बाद आपका अगला स्टेटमेंट कहता है कि अक्टूबर से फरवरी बेहद खतरनाक रह सकते हैं। मतलब अच्छे दिन देखने नहीं वाला क्या आने वाले समय में? जहां तक अच्छे दिनों का अगर हम बाजार के दृष्टिकोण से बात करें तो ये ग्रहण जो है वो पॉजिटिव है। हाँ। और बाजार ऑलरेडी एक इवेंट बाजार में 22-23 मई को हुआ है जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख रहे हैं। वो इवेंट था बुध और शुक्र की युति। ये दोनों ग्रह जब भी साथ में आते हैं तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करते हैं और उस वॉलेटिलिटी का जहां पर एंड होता है उसके बाद वन साइड मूव स्टार्ट होता है। और इसका जो एंड आता है वो बेसिकली जब इन ग्रहों के बीच में डिस्टेंस हाईएस्ट होगा तब उसका एंड आता है। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में इन ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाईएस्ट होगा। तो सितंबर तक का समय बाजारों के हिसाब से अच्छा है। बाकी ये ग्रहण से संबंधित प्रॉब्लम है और उसके बाद में जियो पॉलिटिक्स की भारी परेशानियों का सामना हमको 4 महीने करना पड़ेगा। 6 अप्रैल 2021 को जब गुरु मकर राशि छोड़ के और कुंभ राशि में चले जाएंगे तो शनि और गुरु अलग होने के बाद में हमको दुनिया में आने वाले 3 से 4 साल के लिए कुछ शांति मिलेगी, बट दैट विल बी अगेन टेम्परेरी बिकॉज दिस फेज इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। लेकिन वो 3-4 साल का जो वक्त है वो भारत के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो इस ऑर्डर चेंज में ड्रास्टिकली जो बदलाव होंगे, बहुत सारे बदलाव होने, बहुत चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर इंडिया हम शायद बेहतर करते हुए नजर आए। इस वर्ल्ड ऑर्डर चेंज में हमारी परिस्थिति शायद इंप्रूव होती हुई नजर आए। जी हाँ, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि दिक्कतें हो सकती हैं। आप हमेशा जानते हैं इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्डर और मार्केट्स में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है। तो मार्केट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सितंबर तक का समय बाजारों के लिए तो अच्छा है। उसके बाद 4 महीने एटलीस्ट ग्रह नक्षत्र कहते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड आता हुआ नजर आएगा। ऋचा जी, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति के लिए तो अस्थिरता हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। आपका क्या आकलन कहता है? दिक्कतों से हम कब तक निजात पाते हुए नजर आएंगे मैम? कब हालात सुधरेंगे? ग्रहों की दिशा हमारे लिए कब सुधरने वाली है?
देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, टेक्निकल टर्म्स ना यूज करते हुए। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का मतलब होता है गवर्नमेंट, हमारा आउटर अपीयरेंस, और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब चंद्रमा, चंद्रमा गतिशीलता मतलब एक मूवमेंट को, शीतलता, ठंडक को दर्शाता है। हमारा विल पावर, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब जब दो ग्रहण आएंगे और उसके बीच का एक सूर्य ग्रहण रहेगा, तो डेफिनेटली देखिए फर्क तो पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, 6 महीने तक उस ग्रहण के असर होते हैं, 3 महीने तक असर ज्यादा होते हैं और उसके बाद असर कम होने लगते हैं। और डेफिनेटली देखिए, ग्रहण का असर सबसे ज्यादा वेदर पे पड़ता है, हमारी कृषि पे पड़ता है और इकोनॉमी पे पड़ता है। तो शुरू के 3 महीने दिक्कतें आएंगी, शायद आपको दिक्कतें खूब ना महसूस हो, बिकॉज थोड़ा सा हम ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं। और इस बार मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि इस बार ग्रहण का इसलिए असर, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन है, सब क्लीन है, तो सूर्य का रेडिएशन भी ज्यादा आएगा ही। तो शुरू के 3 महीने असर बहुत होगा, मतलब दिक्कतें आएंगी, बट उसके बाद रिवाइवल मोड पे हम, मतलब चाहे आप वेदर ले लीजिए, चाहे आप इन जनरल डिसीजेस का पार्ट ले लीजिए, हम एक बेटर सिचुएशन में आने लगेंगे और दिसंबर के बाद चीजें जरूर सुधरेंगी। मुझे पूरा विश्वास है, मतलब सुधरेंगी ही। तो कुछ पॉजिटिवनेस है, बहुत ज्यादा दिक्कतें चल तो रही हैं, वो तो हम विटनेस ही कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं। उसके बाद इस तरह के ग्रहण जब आ रहे थे एक साथ, तो और चिंता जाग गई लोगों के जहन में। तो सोचा ये स्पेशल प्रोग्रामिंग करके समझा जाए, जो स्पेस के एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से। अच्छा, ऐसे में देवेंद्र सर, अब आपने कहा सितंबर तक बाजार के हालात अच्छे रहेंगे, तो हम शेयर बाजार वालों को बताइए, क्या इस समय पैसा लगाने का सही समय अभी भी है ना? पैसा लगाऊं ना शेयर मार्केट्स में, ज्यादा घबराऊं नहीं ना इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से और मेरे आसपास जो रहा है उनसे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और दूसरा, शेयर बाजार और इस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सोना चांदी दबा लिया जाएगा, उसमें पैसा लगाया जाएगा? बेसिकली हम एक एक करके बात करते हैं। हाँ। मंगल ग्रह जो है इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है। तो मंगल से संबंधित अगर हम लोग व्यवसायिक क्षेत्रों को देखें, हाँ। तो उसमें सबसे बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र आता है एग्रीकल्चर। और जितनी भी हमने बातें की, इन सबका जो रहस्य है, सारांश अगर उसको बोलें, तो एग्रीकल्चर जो है भारत की, वो ट्रांसफॉर्मेशन पर जा रही है। तो शुरुआती 2.5-3 महीने दिक्कतों के रहेंगे उसमें, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर और बहुत प्रॉस्पेरिटी में जाएगा। अगर शेयर बाजार के दृष्टिकोण से देखें, तो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पंप एंड कंप्रेशर हो, फर्टिलाइजर हो, एग्रोकेमिकल्स हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हो, टू व्हीलर्स हो, इन सब चीजों में हमको आने वाले 3 महीनों में काफी तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र आता है मंगल से संबंधित, वो है धातु पदार्थ। तो धातु पदार्थ को हमने 2 टुकड़ों में बांटा है, एक है बेस मेटल और एक है सिल्वर गोल्ड। तो जो बेस मेटल है वो काफी तेजी में जाएंगे, जैसे ही मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर आएगी, ऑलरेडी उनमें तेजी स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हम देखते रहेंगे, तो लेकिन जब भी, जिस दिन भी आपको उसमें गिरावट का दौर मिले, वहां पर लेने का ध्यान पड़ता है धातु शेयरों में, बेस मेटल्स में। जहां तक सोने चांदी की सवाल है, तो जो अक्टूबर से और फरवरी का जो खराब टाइम है, उसके एंटीसिपेशन में मैं ये समझता हूं कि सोने चांदी में भी तेजी ही स्टार्ट होगी और हम लोग काफी तेजी जो है वो दिसंबर आते आते हम लोग देख लेंगे सोने चांदी में। तो नेचुरली जो इवन इंटरनेशनल मार्केट में जो पुराने लेवल हैं गोल्ड के, वो क्रॉस होंगे। सिल्वर में भी काफी अच्छी तेजी आएगी, बहुत सारे सालों से $21 के ऊपर गया नहीं है, हो सकता है कि काफी अच्छी तेजी आ जाए उसमें। जो इसके अलावा जो अगला सेक्टर है वो है फार्मा। दवाइयों का मालिक भी मंगल ही है, और इन एंटीसिपेशन हम लोग 3 महीने पहले से हमने तेजी ऑलरेडी स्टार्ट होते देख ली है। और जो 3 महीने पहले जो तेजी आई, उसका जो मेन कारण था वो था शनि और मंगल का साथ आना।
देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि ज्योतिष और कॉमर्शियल ज्योतिष दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम लोग जब सामाजिक दृष्टिकोण की, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लोग शेयर बाजार के बारे में भी घबरा जाते हैं, लेकिन दोनों के बारे में बिलीफ सिस्टम एकदम अलग है। शनि मंगल का साथ में आना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत खराब होगा, लेकिन शेयर बाजार में हमेशा तेजी ही करता है। हमने 2016 में भी देखा, हमने अभी भी पिछले 45 दिन देखा, 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। तो मंगल से संबंधित जितने भी सेक्टर्स हैं उन पे हमको फोकस करना चाहिए। जब भी बाजार नीचे आता है उसमें खरीदी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि सितंबर के बाद हमको एकदम सावधान हो जाना चाहिए, कुछ भी चीज हो। बड़ा इंटरेस्टिंग और लॉजिकली भी आपने जो सेक्टर्स बोले उनमें वाकई हम देख रहे हैं खरीदारी आती हुई, तो एकदम सही पड़ रहा है। ये मंगल से जो ताल्लुक रखते हैं संबंधित जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कौन से? वो एग्रीकल्चर, और उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा है। और इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे कई बार आपने उससे रिलेटेड पिक्स भी जानी है। तो पंप्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, इनफैक्ट टू व्हीलर्स, रूरल डिमांड से ड्राइव होती हैं टू व्हीलर्स की सेल्स, तो उन पॉकेट्स को रडार पे रखना है। मंगल से ताल्लुक रखता है धातु क्षेत्र, और इकोनॉमीज ग्लोबली ओपन अप होने की बात हो रही है। आपने मेटल स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। कभी भी गिरावट में मौके मिले तो मेटल स्टॉक्स में अभी भी दाव लगाने के मौके, और क्योंकि चैलेंजिंग समय वापस लौटता हुआ आ सकता है, दिसंबर तक सोने चांदी में भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, वहां पे भी निवेश के मौके हैं। और फाइनली मंगल से ताल्लुक फार्मास्यूटिकल रखता है, और इस चैनल पे आपने कई बार सुना होगा कि बड़ी तेजी, बड़े बुल रन की तैयारी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब वाकई कोइंसाइड हो रहा है, और ये वो पॉकेट्स जहां पे आपको दाव लगाना है। ऐसे ऋचा जी से भी जानने की कोशिश करूंगा मैं कि वो कौन से सेक्टर्स पे दाव लगवा रही हैं, उनके लिहाज से कौन से पॉकेट्स आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बाजार पर ग्रहण। हम इस खास कार्यक्रम में देश के दो जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रो एनालिस्ट से बातचीत कर रहे हैं। ऋचा पाठक जी हैं हमारे साथ, और साथ साथ देवेंद्र चतुर्वेदी साहब हैं। देवेंद्र सर ने कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टोरल थीम्स हमें बताई हैं जिनको आप प्ले अप कर सकते हैं, लेकिन ऋचा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहां पे दाव लगा रही हैं। ऋचा जी, आप जो एनालिसिस करती हैं उसका नेट मूल मकसद शेयर बाजार वालों के लिए यह है कि बताइए मैम पैसा कहां लगाना है, तो उसका आंसर क्या निकल के आ रहा है मैम? कहां लगवा रहे हो आप पैसा, कहां लगाना चाहिए हमको दाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप लॉन्ग टर्म एक विजन रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बहुत सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेक्टर जो मैं बोलना चाहूंगी, एक तो बैंकिंग सेक्टर है, जरूर बढ़ेगा। दूसरा सेक्टर मैं आईटी सेक्टर बोलूंगी, मेडिसिन वाला सेक्टर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा लास्ट सेक्टर मैं बोलूंगी एजुकेशन भी के शेयर्स भी आपको लेने में बहुत फायदा होगा। एक ऐसी चीज है जो शायद आजकल हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी मार्केट। प्रॉपर्टी मार्केट भी देखिए, इमीडिएट तो रिटर्न्स एक साल तक थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आप अगर लॉन्गर टर्म विजन रखते हैं, जैसे मैं बोलूं 5 साल का, तो आपको प्रॉपर्टी अभी ली हुई एक अच्छा मुनाफा देगी। तो ब्लू चिप शेयर्स में बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्गर टर्म करिए। जो सेक्टर मैंने बताए हैं जैसे बैंकिंग, आईटी, मेडिसिन, एफएमसीजी, इनमें सेक्टर अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये सेक्टर्स लंबी अवधि के लिहाज से लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव बेट्स हो सकते हैं। लेकिन देवेंद्र सर, जाते आते एक आखिरी सवाल, आपने मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली डिस्कनेक्ट होता है शेयर मार्केट्स में और जो परिस्थितियां बनती हैं, और शेयर मार्केट्स के लिहाज से शायद एटलीस्ट इंटरिम पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा, खास तौर पे सितंबर तक। सितंबर के बाद आप कह रहे हैं चैलेंजिंग समय हो सकता है, क्या करना है उसका मतलब? सितंबर के बाद अपना मुनाफा घर ले जाने का है, कैश में बैठने का है, और बुरा समय मतलब कि शेयर बाजार कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं आपको, क्या ऐसा तो नहीं है ना? बेसिकली जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, तो मैं मार्च अप्रैल 2021 पर ही फोकस करूंगा। फिलहाल जो भी है मैं सितंबर तक देख रहा हूं। जितना आप सावधान हो सकते हैं वो आपके हित में रहेगा, क्योंकि आगने वाले 4 महीने, अक्टूबर से फरवरी कितना खराब होगा हम नहीं जानते, लेकिन समय बहुत टेस्टिंग टाइम है वो। तो रेगुलरली वार्निंग आती हुई अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 4 महीने का पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है।
पर इस समय शेयर बाजार में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं पैसे लगाने के मौके हैं। शेयर बाजार पर इस ग्रैंड का और सितारों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नजर नहीं आता। इनफैक्ट शेयर मार्केट शायद आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। जिन सेक्टर्स की चर्चा हुई उन सेक्टर्स पे, खास तौर पे जो मंगल ग्रह से इन्फ्लुएंस पॉकेट्स होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करने के मौके होंगे। और इस बीच एक बात जो और निकल कर आ रही है कि बुलियन मार्केट्स में सोने और चांदी में भी ये निवेश के शायद बेहतरीन मौके हो सकते हैं। अगर वाकई चैलेंजिंग पीरियड आना है तो ये वो पॉकेट्स हैं जो शायद इवेंचुअली अच्छा आउट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आए। ऋचा जी, देवेंद्र सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट आप सबका जो ये शो देख रहे हैं, कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।